अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान आपने ज्वाइन किया है, काइंडली बता दें आवाज़ सही आ रही है मेरी आप तक? बाकी भी ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन ए। सो if I remember correctly, we were discussing testing in last class. हमने टेस्टिंग के टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था, हमने कुछ चीज़ें उसमें से देख ली थी। एंड आई थिंक लास्ट क्लास में हमारा क्विज़ हुआ था। सो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते। आई होप हम आज उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। कि ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। आई होप माई स्क्रीन इज़ नाउ विजिबल टू यू ऑल। एंड ओके, स्क्रीन आई थिंक यस आपको विजिबल होगी। ये लेक्चर आई थिंक हम देख रहे थे और इसके अंदर स्टार्टिंग हमने कर ली थी और वी वर डिस्कसिंग कि अच्छा टेस्टेबिलिटी है, व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट, यहाँ पर शायद हमने बात ख़त्म की थी। एंड वी सेड के व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एरर। अ गुड टेस्ट इज़ अ टेस्ट which gives you more chances to find the error. If a test gives you more chances, more hope that you will find an error in the program, that is a good test. Because it's better to find the error than just ignoring it. So it's not like कि आपने एक ऐसा टेस्ट डिज़ाइन किया जिससे प्रोग्राम में कोई इशू नहीं आ रहा तो इट इज़ अ गुड टेस्ट। नो, दैट इज़ नॉट अ गुड टेस्ट। अ गुड टेस्ट या द सेट ऑफ गुड टेस्ट्स ऑलवेज एम्पलीफाई योर एरर्स, आपके एरर्स को बढ़ाकर बताता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर भी है तो अगर उससे रिलेटेड 4-5 एरर्स हैं तो एक ऐसा टेस्ट आपने डिज़ाइन करना है जो कि उन सब एरर्स को जो है वो देख सके। अ गुड टेस्ट इज़ नॉट रिडंडेंट, हमने कहा रिपीटेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, एक ही काम रिपीटेडली ना कर रहा हो वो, या कुछ काम ऐसे ना हो कि जो हर टेस्ट के अंदर वो चेक करता जा रहा है जबकि आपको पहले टेस्ट में ही अंदाज़ा हो गया था कि वो चीज़ सही है, तो बाकी चीज़ों के साथ आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस देयर इज़ अ नीड ऑब्वियसली। अ गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड, सबसे अच्छा टेस्ट होना चाहिए वो। आपके पास अगर टेस्ट केसेस के 4-5 ऑप्शंस हैं तो उसमें से कोई एक ऐसा टेस्ट होगा जो कि सबसे अच्छा होगा, शुड बी बेस्ट। अ गुड टेस्ट शुड बी नीदर टू सिंपल नॉर टू कॉम्प्लेक्स। Sometimes testers think that it is very good to make your test case very complex, very complicated, but it's not a very good option. Okay, if you want to find the errors, you will go towards the most complex of test cases, but no, टेस्ट केस को कॉम्प्लेक्स कर देने से आपको एरर मिलना इसके चांसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्योंकि प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए है, ठीक है, प्रोग्राम तो उसको जो बताया जा रहा है वो उस तरह से ही करेगा, समझने में इंसान को मुश्किल होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी है मैंने ये प्रोग्राम, तो उसके लिए टेस्ट केस भी मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, तो नो, उसने तो उसी तरह काम करना है, उसके लिए मशीन के लिए कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है वो, उसने ज़ीरोज़ और वंस पे काम करना है, उसे सोच के रखना नहीं है अपने पास कोई, और इस तरह की चीज़ें नहीं है जो कि आपने ऐसी दी हों उसको जो कि उसके पास अवेलेबल ना हो। तो उसने उसने अपना काम सिंपली करना है। तो ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, बट कॉम्प्लेक्स की तरफ इतना जाएं कि सिंपल ना हो जाए, बस सिंपल ना रहे, इतना कॉम्प्लेक्स कर लें टेस्ट को, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ना करें कि उसके रिजल्ट समझने में आपको ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने अपने टेस्ट एक कितना कॉम्प्लेक्स बना लिया कि जब आप उसको उसके टेस्ट केस के रिजल्ट्स को चेक कर रहे हो तो आप खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे हो कि मसला कहाँ था और कहाँ नहीं था। आपके प्रोग्राम की टेस्टेबिलिटी के ऊपर इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने जो चीज़ें देखी, इसके अंदर आप देखोगे एक चीज़ है, डिट को सिंप्लिसिटी। अपने प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को आपने वैसे ही ख़त्म कर देना है ताकि आप टेस्ट अच्छी तरीके से कर सको। जब आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो गया है तो इट्स वेरी ऑकवर्ड टू यूज़ कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस।
और ऑब्वियसली सिंपल टेस्ट केसेस तो आपने यूज़ करने ही नहीं है। सिंपल टेस्ट केसेस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एरर्स तो पता लगेगा ही नहीं। सिंपल चीज़ें आप पूछेंगे, वन डिवाइडेड बाय वन पूछ लेंगे, दैट इज़ वन। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग जो कि एरर बताए। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि भाई 1 डिवाइडेड बाय -3 तो क्या जवाब आएगा, तो दैट एक्चुअली चेक्स द प्रोग्राम। सो डोंट गेट टूवर्ड्स टू कॉम्प्लिकेशंस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना करें अपने सिस्टम के टेस्ट केस को, और ज़्यादा जो है वो सिंपल भी ना रखें। देन कमिंग ऑन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यूज़ ऑफ द सिस्टम, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपको ऑलरेडी खैर पता है, उसको सिर्फ हम वर्डिंग दे रहे हैं। इंटरनल व्यू का मतलब ये है, आप सिस्टम की इंटरनल चेकिंग्स को टेस्ट करते हैं, हर एक मॉड्यूल को आप चेक करेंगे। और एक्सटर्नल व्यू का मतलब ये है कि आप सिस्टम को एज अ होल देख रहे होंगे कि क्या काम हो रहा है। सो एनी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, वट एवर दैट माइट बी, एंड मोस्ट अदर थिंग्स कैन बी टेस्टेड इन वन ऑफ टू वेज। एक दो तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं, या तो आप इंटरनल व्यू से चेक कर लें उस चीज़ को, या फिर एक्सटर्नल व्यू से चेक कर लें। इंटरनल व्यू से चेक करने का मतलब ये है कि आपको नोइंग द स्पेसिफाइड फंक्शन दैट अ प्रोडक्ट हैज़ बीन डिज़ाइन टू परफॉर्म, टेस्ट्स कैन बी कंडक्टेड। अगर आपको ये पता है कि भाई अलग अलग मॉड्यूल्स का, अलग अलग फंक्शंस का, जो आपके पूरे सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस बने हुए हैं, उनके क्या क्या काम हैं, तो यूर टेस्ट केसेस कैन बी कंडक्टेड दैट डेमोन्स्ट्रेट ईच फंक्शन इज़ फुल्ली ऑपरेशनल वाइल एट द सेम टाइम सर्चिंग फॉर एरर्स इन ईच फंक्शन। तो आप टेस्ट केस किस तरह के डिज़ाइन करना चाहोगे? आप इस तरह के टेस्ट केस डिज़ाइन करना चाहोगे जिसके अंदर हर फंक्शन की अलग से टेस्टेबिलिटी वर्किंग चेक आप कर रहे हो कि हर फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, और उसी वक्त अगर सही से काम नहीं कर रहा तो ये भी बता दे कि एरर्स क्या है। ठीक है, इस तरफ आप जाना चाहोगे। अगर आप इंटरनल व्यू से टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो आप ईच एंड एवरी फंक्शन को 1 बाय 1 चेक करो, या मिलाकर चेक करो कि एक्चुअली जो है वो आपके फंक्शंस आउटपुट इनपुट सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको जो काम कहा गया था वो सही से कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनमें एरर क्या है। दूसरा व्यू ये है, एक दूसरा एंगल जिससे आप जो है वो चेकिंग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो अपने सिस्टम की, दैट इज़ एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, लाइक अ बर्ड आई व्यू, एक आउटलुक आ जाए उसके अंदर। और उसमें क्या होता है, नोइंग द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर मैं इंटरनल वर्किंग को चेक नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, आई नो अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे आर वर्किंग फाइन। टेस्ट केसेस आर बीइंग कंडक्टेड टू इंश्योर दैट ऑल गियर्स मैश। अब मैं टेस्ट किस लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ? अब मैं इसलिए टेस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ कि क्या तमाम फंक्शंस मिलकर वो काम सरअंजाम दे रहे हैं जो कि पूरे सिस्टम ने देना था। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फंक्शन, सारे फंक्शन सही अपना अपना काम कर रहे हो, लेकिन जब वो मिलें तो फिर वो सही काम ना कर रहे हो। ठीक है, सो एक्सटर्नल व्यू में ये चेक किया जा सकता है कि नोइंग द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द प्रोडक्ट, टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट ऑल गियर्स मैश, सब मिल जाएं गियर्स आपस में, ये सब मिलके सही काम कर रहे हैं या नहीं। दैट इज इंटरनल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स हैव बीन एडिक्वेटली एक्सरसाइज्ड। ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स, नॉट ईच फंक्शन, हर एक फंक्शन को हम चेक नहीं कर रहे, बल्कि ऑल इंटरनल फंक्शंस, ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स हैव बीन एडिक्वेटली एक्सरसाइज। एडिक्वेटली एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जितनी उनसे नीड है उतनी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतनी एग्जीक्यूशन आपको करके दे रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेटली नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेटली से कम कर रहे हैं, यानी कि जितना आपको चाहिए उससे कम काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं मसला है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, आई थिंक software got hanged here. Right. Okay, here we are. So when we design a test case, what do we see? What do we look for? Of course we look for errors. Like we said, a good test is the one that has high probability of finding the errors. So when we design a test case, obviously we know there are errors and we have to find them. We assume that there are errors, right? It's a very bad assumption that you say that there are no errors. If you think that there are no errors and you design a test case, your test cases would be horrible. वो बिल्कुल भी, अगर आपने पहले से एज्यूम कर लिया कि इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आपके टेस्ट केसेस भी ऐसे ही होंगे और फिर वो कोई मसला भी नहीं ढूंढ के दे सकेंगे अगर कोई हुआ भी तो। सो अजम्पशन इज़ ऑलवेज कि आपके पास टेस्ट केसेस, आपके पास एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और बेतहाशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू फाइंड देम।
The problem is how to find specific errors. The problem is how to find the errors. We know that there are errors, but the problem is to find what errors there are. So Boris Boiser ने ये कहा कि bugs lurk in a corner and congregate at boundaries. Bugs, जिस तरह से आपको इमेज साइड में नज़र आ रही है, bugs यानी कि जो है कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह, एक फिजिकल एग्जांपल वो देने की कोशिश कर रहा है. और लेट्स टेक दिस एग्जांपल because this example is a very good example in order to understand all of these things and a few things in the upcoming slides as well. So what are we trying to do? We are trying to find errors and bugs. Bugs का मतलब भी errors ही होता है, मसले मसाइल, issues. What are the issues in your system? So let's take this physical example. Let's suppose there are a few cockroaches in your room. ठीक है, a few bugs, a few spiders in your room, and you want to find them. First of all, it is an unwritten rule that all of the bugs lurk in the corners. Lurk means they move around in the corners. ठीक है, कभी भी आपको bugs जो हैं वो बीच रूम के अंदर जो है वो सिर्फ चिल करते हुए नज़र नहीं आएंगे. ठीक है, वो या तो वहाँ से गुजर रहे होंगे या फिर जो है वो उनकी मूवमेंट नहीं हो रही होगी. सो दे आर ऑलवेज इन द कॉर्नर्स, कहीं ना कहीं कोने खुदरों में छुपे हुए होते हैं वहाँ. और कॉन्ग्रीगेट एट बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज पर ही रहते हैं, यानी कि वो जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो भी मूवमेंट बाउंड्रीज पर ही कर रहे होते हैं. बहुत कम जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक अगर उन्हें जाना है तो वो कमरे के बीच में से जाएंगे. नो, ठीक है. अक्सर ऐसा होता है कि आप रूम में हो और आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपको लगे कि यहाँ पर शायद कुछ है. तो क्यों आपको लगता है? क्योंकि वो सामने से कभी नहीं जाते हैं, वो हमेशा बाउंड्रीज से होते हुए जाते हैं हर जगह. सॉफ्टवेयर बग्स को भी हम इसी तरह समझते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं, वो हमें कभी भी सामने नज़र नहीं आएंगे. क्योंकि अगर सामने नज़र आ रहे होते, या हम अगर ये अज्यूम करें कि सामने नज़र आ सकते हैं, बिल्कुल प्लेन साइट के अंदर अगर आपके बग्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्टिंग दूर की बात है, इसका मतलब है कि आपने कोडिंग ही सही नहीं की. अगर आपको ये लगता है कि एरर आपको बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है, आप एक प्रोग्राम छोटा सा कोड करते हैं और आप से 15-20 लाइंस आपने लिखी कोड करके, और आप जब चला रहे हैं उसको, तो आपके जहन में अगर ये है कि इसमें कोई ना कोई एरर तो है, अभी नज़र आ जाएगा मुझे, इसका मतलब है आपने कोडिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने सही कोडिंग नहीं की. लेकिन अगर आप सही से कोडिंग करें और फिर उसको चलाएं, तो आपके जहन में ये आएगा कि अच्छा कोडिंग तो अब सही हो गई, अब एरर कोई आएगा तो देखते हैं कैसे आता है. ठीक है. सो ऑलवेज वी लुक फॉर द एरर्स हिडन, कि ऐसे एरर्स होते हैं जो कि छुपे हुए हैं. प्लेन साइट में अगर कोई एरर नज़र आ भी जाता है तो दैट्स ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट अजम्पशन शुड बी ऑलवेज कि आपके बग्स ऐसे हैं जो कि छुपे हुए हैं. बिकॉज अगर आप छुपे हुए बग्स को ढूंढना चाहोगे तो यू विल रिप योर होल रूम अपार्ट. ठीक है. और ऑब्वियसली अगर कोई प्लेन साइट में है तो वो भी नज़र आएंगे आपको, और जो कोने में हैं वो भी आपको बग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे. तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल टेस्ट केस डिज़ाइन इज़ टू अनकवर एरर्स. एरर्स को अनकवर करना चाह रहे हैं हम, and not just the errors that are lying in plain sight, the errors that are in the corners, the errors that are on the edges and boundaries. And what is the criteria? What is the criteria on which we are designing the test case? The criteria is that we need to find the errors or bugs in a complete manner. सारे ढूंढने हैं हमने. हम कुछ ढूंढकर उस पर खुशी का इजहार नहीं कर सकते कि हमें 7 बग्स मिल गए, भाई बात ख़त्म हो गई. सारे ढूंढने हैं हमने. विच मीन्स कि हम सिर्फ टेस्ट केस इसलिए डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें एरर मिलें, हम टेस्ट केस इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमें सारे एरर्स मिलें. या टेस्ट केसेस जितने भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि सारे एरर्स मिलें हमें. और इसको चेक करने के लिए भी हम एक टेस्ट केस बना सकते हैं. हमने 10 टेस्ट केस बनाए जो कि एरर्स ढूंढ रहे हैं, और एक टेस्ट केस हमने ऐसा बनाया जो कि हमें ये बताए कि अच्छा इसके अलावा कोई एरर है या नहीं. वो टेस्ट केस हो सकता है सिर्फ आपको शायद ये बता रहा हो कि एरर है, ये ना बता रहा हो कि कहाँ है. ठीक है, सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ. सो विच मीन्स कि अगर वो एग्जिस्टेंस वाला टेस्ट केस आपको बताता जा रहा है कि अभी भी कोई एरर है, यू नीड टू डू टेस्टिंग अप टिल दैट टाइम.
अप टिल दैट टाइम करते रहेंगे हम टेस्टिंग, जब तक कि हमें कंफर्म ना हो जाए कि अच्छा यार अब कोई एरर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या अगर एग्जिस्ट करता भी है तो उसका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है. What is the constraint? The constraint is to find those errors in a complete manner, in a comprehensive manner, and the constraint is that you would have to find those in the minimum amount of effort and time. कम से कम टाइम और एफर्ट आपने लगानी है उन चीज़ों को फाइंड करने के लिए, ठीक है. बहुत कम टाइम और एफर्ट लगानी है आपको. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड से ज़ीरो. ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मिनिमम टाइम टू फाइंड दी एफर्ट, मिनिमम टाइम एंड एफर्ट टू फाइंड दी एरर्स इज ज़ीरो. 1 मिनट भी मैंने नहीं लगाता, ठीक है, अपने एरर्स को फाइंड करने के लिए. अगर आप 1 मिनट भी नहीं लगा रहे तो ऑब्वियसली आपको शायद एक एरर मिले हो 100 एरर्स. तो इट्स नॉट लाइक कि आपने कम से कम टाइम और एफर्ट लगानी है सिर्फ, इट्स लाइक कि आपने कम से कम टाइम और एफर्ट लगानी है सब के सब एरर्स को ढूंढने में. अगर सारे एरर्स ढूंढने में 2 घंटे लगते हैं तो आप सारे एरर्स 1 घंटे में ढूंढ के दिखाएं, अगर ढूंढे जा सकते हैं तो. अगर नहीं ढूंढे जा सकते 1 घंटे के अंदर तो फिर 2 घंटे लगा लें, कोई इशू नहीं. बट ये ना हो कि 2 घंटे में अगर एरर्स ढूंढे जा सकते हैं तो उसके लिए आप 4 हफ्ते ले रहे हैं. कम से कम एफर्ट और टाइम लगाकर तमाम एरर्स को आपने ढूंढना है और तमाम एरर्स को आपने अनअर्थ करना है इन ऑर्डर टू बी टेस्टेड, इन ऑर्डर टू बी क्या वर्ड यूज़ होता है उनको सही करने के लिए. अच्छा जी, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को ज़रा देख लेते हैं. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, अच्छा एग्जॉस्टिव का वर्ड हमने एक दफ़ा पहले भी यूज़ किया हुआ है, नॉट इन दिस कोर्स बट इन द कोर्स ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. क्या कोई याद करके बता सकता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, वहाँ पर एग्जॉस्टिव का वर्ड कहाँ पर यूज़ हुआ था? सर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही आपके जहन को अगर क्लिक कर जाती है वो चीज़ तो ज़रा बताएं कि एग्जॉस्टिव का वर्ड डिस्क्रीट में भी कहीं किसी चैप्टर में हमने यूज़ किया था. जी एनीवन कोई याद करके बता सकता है किस, अगर आपको नहीं पता तो बता दें, नहीं पता या नहीं याद आ रहा. एग्जॉस्टिव का वर्ड हमने यूज़ किया हुआ है पहले भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर. ऑल राइट, ओके. सो एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट कैन बी डन इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ एफर्ट बट यू वांट टू डू इट कंप्लीटली, ठीक है. एग्जॉस्टिव के वर्ड को मैं आपको पहले समझा रहा हूँ. हमने ये एग्जॉस्टिव का वर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था जब हम प्रूफ्स पढ़ रहे थे, और हमने कहा था एक प्रूफ होता है एग्जॉस्टिव प्रूफ, और एग्जॉस्टिव प्रूफ वो होता है कि जब अगर मैं आपको ये कहूँ कि तमाम इंटीजर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो ये प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि तमाम इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करने लग जाएंगे, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी. ये तो इनफाइनाइट है और ये आप चलते रहेंगे. तो यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, ठीक है. ये तरीका नहीं है प्रूफ करने का. हाँ तरीका है ये प्रूफ करने का बट ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिव मेथड, कि आप हर एक चीज़, जबकि ये काम आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो किसी से, कि आप फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें उठा लो और फिर कोई फार्मूला बना के और फिर कोई जो है वो क्या कहते हैं जनरलाइज करके उसको प्रूव करने की कोशिश करो. बट अगर आप एक एक चीज़ को 1 बाय 1 चेक करने बैठ जाओगे तो इट विल एग्जॉस्ट यू, ठीक है. इट्स नॉट द करेक्ट वे टू डू समथिंग. अब इस सिचुएशन को अगर हम समझें और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की तरफ आएँ तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी यही कहती है. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग से पहले आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड समथिंग, और अब ज़रा इंटरेक्ट करेंगे आप मुझसे और मुझे ये बताएं कि यस या नो में मुझे जवाब दें. डू यू नो द वर्ड ब्रूट फोर्स? ब्रूट फोर्स, डू यू नो दैट वर्ड और नॉट? आई एम राइटिंग दैट वर्ड इन द चैट बॉक्स ताकि आप इसको सर्च नहीं करना. आई जस्ट वांट कि आपको इसका अंदाज़ा है या नहीं. ब्रूट फोर्स क्या होता है ये बताएं ज़रा. नो अक्सर इसी तरह से कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड के साथ रिजवान. इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. अब्दुल रहीम कह रहे हैं कि यस उनको पता है. अब्दुल राफे का भी जवाब यस आया है. कैन यू एक्सप्लेन इन अ फ्यू वर्ड्स व्हाट यू थिंक ब्रूट फोर्स इज? अगेन डोंट सर्च फॉर दैट. सर्चिंग से हम नहीं सीखना चाह रहे. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपको अंदाज़ा है या नहीं. ऑल्दो मैं भी बताऊँगा आपको कुछ देर में, बट आई जस्ट वॉन्ट
टू अंडरस्टैंड योर सिनेरियो. कुछ के अगर गलत कंसेप्ट होंगे थोड़े से तो मैं उसको भी सही कर सकता हूँ. आई वुड हैव दैट चांस only if you tell me what you think brute force is. So doing something with force without using brain. Okay, without using brain I think is the correct part, but something with force is I think not the good option. So let's understand it like this. ये 3-4 चीज़ें मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ एग्जॉस्टिव समझाने के लिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि एक्चुअली दे आर द सेम थिंग एंड वी आर जस्ट यूजिंग द सेम कंसेप्ट इन दिस कोर्स एज वेल, इन दैट कोर्स एज वेल. एंड ब्रूट फोर्स का कंसेप्ट भी यही कहता है, एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का वर्ड यूज़ हो रहा है डिस्क्रीट में, एग्जॉस्टिव का वर्ड यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और ब्रूट फोर्स का वर्ड यूज़ होगा जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स. एक एल्गोरिदम को टेस्ट जब आप कर रहे होंगे ना, तो आप ब्रूट फोर्स जो है वो लगा रहे होंगे और आप देखेंगे कि अच्छा यार ब्रूट फोर्स से जो है वो, और वो भी एग्जॉस्टिव चीज़ है. ब्रूट फोर्स का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज कि मैं आपको ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ नंबर विच इज़ 3 डिजिट एंड आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर. एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर विच इज़ 3 डिजिट्स and is divisible by 3. Tell me, guess what the number is. Guess करें, शाबाश, बताएं मुझे. I am thinking of a number which is 3 digits and it is divisible by 3. Okay, anyone else? Anyone else? One number, just one number. मतलब जस्ट वन नंबर. आपका जो फर्स्ट नंबर आया मैं उसी को कंसिडर करूँगा. और एनीवन एल्स? यस, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर विच इज़ 3 डिजिट्स एंड इट्स डिविजिबल बाय 3. कम ऑन, टेल मी क्विकली. ओके, आई डोंट थिंक 9 इज़ अ 3 डिजिट नंबर, रिजवान. 9 इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर. देयर आर 2 कंडीशंस ना. वन इज़ टू दैट द नंबर इज़ 3 डिजिट्स एंड द अदर वन इज़ दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. ओके, गुड. So what was the thinking process behind that whole process? Okay, I'm not asking. I'm just, that was a rhetorical question. The thinking process behind all of that was not brute force. ठीक है. अगर let's suppose जिस तरह से मुजम्मिल ने कहा ना कि मुजम्मिल ने स्टार्ट किया, मुजम्मिल ने कहा 111. लेट्स सपोज कि हम ये गेम इस तरह से खेल रहे होते हैं. वो कहते हैं 111 और मैं कहता नहीं, और फिर वो कहता है 120 और मैं कहता नहीं, फिर वो कहता है 123 में कहता नहीं, फिर वो कहता है 150 में कहता नहीं. अब इससे क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 चल रहे हैं सब चीज़ों के ऊपर, और ये एज्यूम करेंगे कि हो सकता है कहीं पर जाकर तो जवाब सही होगा ना. वो 1 बाय 1 सब पे चल रहे हैं. कभी ऐसा नहीं किया कि 111 के बाद आप बोलेंगे यार 111 के बाद से 999, ये भी तो एक नंबर है, ये चेक करता हूँ, शायद ये भी आपने ये सोचा हो नंबर. ठीक है. सो व्हाट दिस होल प्रोसीजर इज डूइंग, जब आप एक एक करके चीज़ पे लेकर आ रहे हैं, वो प्रोसीजर ये कह रहा है कि आप एग्जॉस्टिव की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, आप खुद भी थक जाएंगे और अल्टीमेटली आपको सही जवाब मिलेगा, बट ये है कि आप सही तरीके से उस पर नहीं जा रहे. सही है, बात समझ आ रही है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और ये कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ आपसे कि भाई व्हाट इज़ द, आप 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं. अब मैं पूछता हूँ कि अच्छा मैं एक नंबर सोच रहा हूँ 1 से 3 तक, बताएं वो नंबर क्या है. अब एक स्टूडेंट कहता है 1, एक स्टूडेंट कहता है 2, एक स्टूडेंट कहता है 3. ऑब्वियसली तीनों में से कोई एक तो सही होगा. दैट इज़ ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स एंड एग्जॉस्टिव इज़ द सेम वर्ड. ब्रूट फोर्स अप्रोच से अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो या कोई चीज़ चला कर देखते हो, तो इट मीन्स यू आर डूइंग ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग दैट एल्गोरिदम वुड डू in order to test it, and that is an exhaustive thing. Exhaustive testing is just the same thing. If you look at this graph which is shown to you on the screen, this graph, okay, this is a graph actually, right? A graph can be represented as a like STD, as a DFT. A graph can be represented as a flow chart. A graph can be represented as a control flow diagram. All of these diagrams are graph.
ठीक है, नॉट स्पेशली नॉट दैट वन सीक्वेंस डायग्राम्स वगैरह जो है वो ग्राफ्स नहीं है, बिकॉज दोज आर रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ERD इज़ अ ग्राफ. सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के अंदर लेट्स सपोज आई वांट टू टेस्ट दिस ग्राफ, आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड ऐसे ओके मैंने एक ऐसी इनपुट दी है जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रही है, इसको फॉल्स कर रही है, इसको फॉल्स कर रही है, एंड दैट्स इट. उसके बाद एंड हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओके आपने एक पाथ चेक कर लिया कि अगर आप एक ऐसी इनपुट दें जो कि यहाँ से होती हुई आए तो उसमें कोई एरर नहीं. व्हाट अबाउट द इनपुट जो कि 1 2 3 यहाँ से होती हुई आ रही, हो सकता है उसमें एरर हो, उसको भी चेक करें. ठीक है, सेकंड हो गया. थर्ड वन हो सकता है एक ऐसी इनपुट हो जो कि यहाँ से इस तरफ आ रही हो, फिर यहाँ से, यानी कि दो इनपुट यानी कि एक केस तो ये हो सकता है कि यहाँ से फॉल्स में जाए या ट्रू में जाए इस कंडीशन से, यानी कि दो आउटपुट तो ये देगा कि सही आपका प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं. फिर इसके बाद दो ये भी देगा. अब इन दोनों की मिलाकर दो ये भी देगा, विच मीन्स 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 + 4 8 पाथ्स यहाँ पर हो गए. इसी तरह 8 के बाद 8 2s are 16 पाथ्स यहाँ पर हो जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद ये भी एक कंडीशन है और ये एक लूप है जो कि लेस देन 20 टाइम्स चल सकता है, यानी कि 20 टाइम्स चल रहा है. सो अगर आप इन सब की परम्यूटेशंस निकालें या कॉम्बिनेशंस निकालें, जो कि हमने आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैथमेटिक्स, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इस तमाम चीज़ों के पाथ्स को हम डिस्कस करने लग जाएं तो देयर आर 10 to the power 14 पॉसिबल पाथ्स. 10 to the power 14 is a very huge number. How huge? That if we execute one test per millisecond, अगर एक मिलीसेकंड पे एक टेस्ट भी मैं कर रहा हूँ ना, यानी कि मैं ऑटोमेट कर देता हूँ टेस्ट को, चले मैं चलाता हूँ और एक मिलीसेकंड में एक टेस्ट हो रहा है, एक पाथ टेस्ट हो रहा है, तो एक मिलीसेकंड में एक पाथ टेस्ट होने के साथ साथ भी मुझे 3170 साल लगेंगे, मोर देन दैट, टू चेक दिस होल प्रोग्राम. दिस वन जो कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस तरह से टेस्ट ब्रूट फोर्स लगाना शुरू हो जाऊंगा, 1 by 1 सबको चेक करना शुरू हो जाऊंगा, एग्जॉस्ट करना शुरू हो जाऊंगा, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू टेक, दिस इज़ नॉट कमिंग ऑन टू दैट क्राइटेरिया जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था. व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया? विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम. एफर्ट और टाइम बहुत कम लगाना है हमने, और अगर मैं सब चीज़ें चेक करने बैठ जाऊंगा तो फिर तो 3000 साल लग रहे हैं मुझे ये चीज़ चेक करने में, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. I would have to find a way to make test cases which are good. मैं हर पाथ चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो पाथ या पाथ्स चेक करूंगा which has high probability of finding an error, which should not be redundant. Like here, maybe this इसके false या true होने पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, तो why do you want to check all of these things? ठीक है, या इसी तरह आपने इसको चेक कर लिया ना कि ट्रू या फॉल्स होने पे क्या चेक कर रहा है, तो इसके ट्रू या फॉल्स होने पे आप दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं, इसको छोड़ दें. रिडंडेंट भी ना हो, आपको प्रोबेबिलिटी भी एरर्स की सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, एंड यू विल बी ओके विद द रिजल्ट्स. आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स भी मिल जाएंगे. डोंट गो टुवर्ड्स एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, इट्स नेवर अ गुड आंसर. what you want to do instead is you want to do selective testing, selective path testing. आप सेलेक्ट करें किसी पाथ को और उसको टेस्ट करें. डोंट गो टूवर्ड्स एग्जॉस्टिव टेस्टिंग. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मीन्स यू वुड हैव टू चेक एवरी पाथ, बट नो, यू टेक सम पाथ और पाथ्स. आप कुछ पाथ्स को डिज़ाइन करें, आप कुछ टेस्ट केसेस ऐसे डिज़ाइन करें जिससे आपको लगेगा यार ये वो पाथ हैं जिनके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स है, तो आप सिर्फ उन पाथ्स को चेक करें. अगर उनके अंदर एरर मिल जाता है तो दैट्स ओके. अगर उनके अंदर एरर कम मिलते हैं, आप थोड़ा सा चेंज कर लें अपने पाथ्स. ठीक है, बट देयर इज़ अ चांस कि आपने टेस्ट केस अगर इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आपने हाई प्रोबेबिलिटी वाले सामने रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसमें एरर्स मिल जाएंगे, और उनके एरर्स जैसे ही आप सही करेंगे तो आपको बाकी एरर्स जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसको आप इस तरह से सोचें कि अगर आप ये देखते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर एरर मिल रहा है, जैसे कि आपको एक पाथ के अंदर एरर मिल जाता है, लेट्स सपोज देयर इज़ वन पाथ जिसके अंदर आपको एरर मिल जाता है.
अब उसी पाथ को देखते हुए आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसमें अगर ये एरर है तो बाकी सारे पाथ में भी ये एरर होगा, तो आपको वो अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर जगह जाकर जो है वो उस पूरे को रीफैक्टर कर देंगे अपने कोड को, आपको हर चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने जो पाथ सेलेक्ट किया उसके अंदर आपको यहाँ पर कोई एरर नज़र आ गया, ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा यार यहाँ पर मैं से फॉल्स की स्पेलिंग लिखना गलत भूल गया हूँ, गलत स्पेलिंग लिख दी है मैंने, तो आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे फॉल्स गलत लिख दिया है, तो मतलब यहाँ पर भी गलत लिखा होगा, मतलब यहाँ पर भी गलत लिखा होगा। बगैर चेक किए आपने सारी जगहों पर जाकर उस एरर को फाइंड कर लिया विदाउट हैविंग टेस्टेड, ठीक है। सो सेलेक्टिव टेस्टिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन ऑर्डर टू चेक दिस काइंड ऑफ ग्राफ, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को जो है वो देख रहे हो। अच्छा, इस टेस्टिंग के ऊपर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन देख लिया कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। बेसिस आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। स्ट्रेटजीज आर द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और क्या हैं ये जो पूरी बेस आपको नज़र आ रही है, इनमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये देखा कि एक्सटर्नल व्यू से आप कर सकते हैं टेस्टिंग, आप इंटरनल व्यू से टेस्टिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमने ये देखा कि आप एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करके जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्टिव पाथ टेस्टिंग करके कर सकते हैं। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टेस्टेड ऑन सम मेथड्स। कुछ मेथड्स आप अप्लाई करोगे इन सबको करने के लिए, और वो मेथड दो तरीक़ों के होते हैं। एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। बट इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम अगर मैं आपको थोड़ा सा इन अ नटशेल बताना चाहूँ वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें आपको सारी वर्किंग नज़र आ रही हो। इसको वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स जिस तरह से कहा जाता है उसी तरह से आप समझने की भी कोशिश करें। लेट्स सपोज मैं एक इनपुट देता हूँ एक बॉक्स के अंदर और वो बॉक्स एक आउटपुट दे रहा है। द बॉक्स इज योर सिस्टम। मैं एक इनपुट दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर एक बॉक्स को और वो आउटपुट मुझे कोई दे रहा है। इफ़ आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, तो आई वुड ओनली बी एबल टू चेक if the input is going correctly and if the output is coming correctly or not, that's it। कि भाई इनपुट सही जा रही है या नहीं और आउटपुट सही आ रही है या नहीं, यानी कि जो आपने काम कहा था वो सही हो रहा है या नहीं। दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आप उसके अंदर नहीं देख पा रहे हैं कि उसके बॉक्स के अंदर क्या है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ द टेस्टिंग जिसके अंदर इनपुट आउटपुट के साथ साथ आप बॉक्स के अंदर की वर्किंग भी देख रहे हो कि एक्चुअली बॉक्स क्या काम कर रहा है, किस फंक्शन में क्या इनपुट गलत आई जिसकी वजह से आपकी आउटपुट गलत आ रही है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको सिर्फ ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी आउटपुट गलत आई है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी आउटपुट गलत क्यों आई है, किस फंक्शन की वजह से गलत आई। ठीक है, दैट वाज इन अ नटशेल। इसके और बहुत से तरीके का और बहुत सी इसके अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि आगे जाके हम देखते हैं। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द गोल ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। द गोल इज़ टू इंश्योर दैट ऑल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ये एक जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। इन एडिशन टू कि आपको सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हो कि कहाँ पर क्या मसला हुआ, यू वुड हैव टू बी श्योर कि हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज़, हर एक फंक्शन एट लीस्ट वंस एग्जीक्यूट हुआ है ये सारा काम करने के लिए। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगर आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शंस थे और आपकी एक इनपुट आती है और वो फंक्शन ए से गुजरती है, फिर फंक्शन बी से गुजरती है, और डिपेंडिंग ऑन दी आउटपुट वो फंक्शन सी से गुजरती है या नहीं गुजरती, वो फंक्शन डी और ई को स्किप कर जाती है और एफ पे चली जाती है। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, फंक्शन कोई कॉल ना हो रहा हो। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये कहती है कि आपने कम से कम इतने टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं कि आपके तमाम फंक्शंस एटलीस्ट वंस चेक हो जाएं, तमाम कंपोनेंट्स एटलीस्ट वंस चेक हो जाएं। अगर एटलीस्ट वंस चेक हो जाएंगे तो फिर आपको एरर जो है वो ये नहीं है कि आपने 10 तरह के इनपुट्स दे दी और उनसे सब आउटपुट सही आ गई तो आप कह रहे हैं कि ठीक है जी सब सही काम कर रहे हैं, जबकि ये पता लगता है कि उन 10 तरह की इनपुट जो भी थी उनमें एक फंक्शन कभी भी नहीं चला। तो कम से कम एक दफ़ा तमाम फंक्शंस चलें जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई एरर एग्जिस्ट करे भी तो वो आपको उसी वक्त पता लग जाए। दैट इज़ इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग। So what do we want to cover in white box testing? There are a few points that we would have to understand before starting with white box testing. Yeah, when we are doing white box testing, that logic errors
and incorrect assumptions are inversely proportional to a path's execution probability. Logic errors and incorrect assumptions, रिमेंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी इनकरेक्ट assumptions की, कि आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चीज़ या तो कि ये चीज़ सही चल जाएगी, या आप ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि टू प्लस टू 4 होता है, जबकि आपका प्रोग्राम 2 + 2 को 3 समझ रहा होता है कभी कभी, ठीक है, कोई आपकी इनपुट या आपकी कोडिंग की गलती की वजह से. एनीवेज, लॉजिक एरर्स और इनकरेक्ट अजम्पशंस अगर बढ़ेंगी तो पाथ की एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. या ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि पाथ की एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी कम है तो उसके अंदर इनकरेक्ट अजम्पशन और लॉजिक एरर्स बढ़ जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. व्हाई? लेट सपोज देयर इज अ फंक्शन जिसकी एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि आपको लगता है कि बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट होगी तो ये चलेगा, वरना इसने 99% ऑफ द टाइम चलना ही नहीं है इस फंक्शन ने. ये सिर्फ तब चलेगा जब या तो यूज़र कोई गलती कर दे या फिर इनपुट ऐसी हो जो कि स्पेसिफिक इनपुट हो, उसके अलावा ये फंक्शन चलेगा ही नहीं. तो आप हो सकता है कि ये सोच लें, आप टेस्टर एज अ टेस्टर ये सोचें कि अच्छा ये जब चलना ही नहीं है तो फिर तकरीबन तो ये तो सही होगा, इसमें कोई एरर आएगा भी तो इतनी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है इसकी, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि ठीक है वो सही चल रहा है, जबकि ऐसे आपको नहीं करना है. आपको अगर लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी है ही नहीं चलना उसने, लेकिन फिर भी आप उसको टेस्ट करें, बिकॉज अगर उसका 0.01% चांस भी है कि यूज़र उसको चला सकता है तो दैट मीन्स दैट थिंग विल हार्म यू इन द फ्यूचर. हो सकता है यूज़र ने फर्स्ट टाइम वही चलाए, और फर्स्ट टाइम जब वही चलाए तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि अच्छा आपने गलती कर दी. ठीक है, इसको ऐसे समझ लें कि जब आप आई थिंक आप लोगों ने इस तरह की चीज़ अभी तक नहीं की है बिकॉज ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस. आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं और आप वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं टीचर के पास और चला कर दिखाते हैं. तो वो जो प्रोजेक्ट आप लेकर आते हैं टीचर को जब दिखा रहे होते हैं, हमने भी ऐसा ही किया, आप भी ऐसा ही करते होंगे, आपके जहन में भी ये चीज़ होती होगी कि आप उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता कैसे सॉल्व करें उनको. तो आप कहते हैं कि यार चलें इसको मैं खाली इस तरह से कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि उस वक्त जब टीचर चला कर देखे तो उनको लगे कि सही चल रहा है, जबकि एक्चुअली चल ना रहा हो, जबकि एक्चुअली आपने उस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व किया ना हो. और फिर यू जस्ट प्रे कि बस टीचर ये इनपुट ना दे दें वरना मेरा प्रोग्राम स्टक हो जाएगा, वरना तो मेरा प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है. तो ऑन दिस बिलीफ, ऑन दिस प्रेयर दैट टीचर वो चीज़ ना चला कर देखे जिस पे आपको शक है कि वो चीज़ सही नहीं चलेगी, आप उसको छोड़ देते हैं, जबकि दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो इनकरेक्ट अजम्पशन ना करेंगे टीचर वो नहीं चलाएगा. टीचर ने वही चीज़ चलानी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन ऑर्डर टू चेक कि आपका सिस्टम 99% तो सही चलेगा ही, बट 0.01% जो कि एक्चुअल चीज़ थी जो कि टीचर ने चेक करनी थी, क्या आपने वो काम सही से किया है या नहीं. बाकी काम तो एक ऐसा था जो कि एक क्या कहते हैं उसको प्री फेज था, वो तो चल ही रहा है. We often believe that a path is not likely to be executed. In fact, reality is often counterintuitive. अक्सर ऐसा ही होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपको लगता है कि एक पाथ बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जबकि एक्चुअली वो पाथ एग्जीक्यूट कर रहा होता है. ठीक है, ये भी उसी तरह की एक बात है कि आपने इनकरेक्ट अजम्पशन की है. जब आपको ये लगे कि आप इस तरफ आपका बिलीव जा रहा है कि आप क्या एक सर्टेन पाथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, कि यार ये थोड़ी ना चलना है कभी, ये इनपुट थोड़ी ना कभी आएगी, या अगर आ भी गई तो ये यहाँ पर थोड़ी ना आएगा, ये तो फलां जगह चला जाएगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो यू शुड चेक अगैन. रियलिटी में अक्सर यही होता है कि आप जो चीज़ अज्यूम कर रहे होते हैं कि नहीं होगी, एक्चुअली वही हो रही होती है. ठीक है, और ये चीज़ बहुत हार्ड होती है फाइंड करना. क्यों हार्ड होती है फाइंड करना? क्योंकि ये एक तरह का आपका बिलीव हो जाता है कि ये चीज़ तो नहीं चलनी ना, ये चीज़ चलनी नहीं है. आपने लिखा इफ़ देन और एल्स लिख दिए, इफ़ और एल्स के 2 ब्लॉक लिख दिए आपने. ठीक है, और आपने ये देख लिया कि अच्छा इफ़ और एल्स में से कोई एक ही चलता है, दोनों तो कभी नहीं चल सकते, तो आपने कहा कि चलें एक ही चलेगा हमेशा, और आप इस बिलीव के ऊपर हैं. लेकिन जब आप इसको टेस्ट करते हैं और आपको एरर्स नज़र आ रहे होते हैं, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर जब आप इसको गौर से देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने इफ़ के बाद एल्स के बजाय इफ़ के बाद इफ़ ही लिख दिया है दूसरा. तो वो दोनों दफ़ा कंडीशंस ट्रू हो रही है, दोनों ब्लॉक्स चल रहे हैं. एल्स के बजाय आपने इफ़ लिख दिया,
और वो जो कंडीशन भी आपने लिखी उसके ऊपर वो चीज़ चल रही है, ठीक है। या एल्स इफ लिखना था आपने एल्स लिखना भूल गए, आपने सिर्फ एफ इफ लिख दिया। आप समझ रहे थे दोनों में से एक ब्लॉक चलेगा, लेकिन दोनों ब्लॉक चल गए। ये ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक्स आपको समझाई जाती हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको ये समझाया गया होगा कि इफ एल्स में से कोई भी एक ही ब्लॉक चलता है, दोनों कभी नहीं चलते। ये प्रोग्रामर के जहन में बैठ जाती है बात। लेकिन जब आप इसको कोड करते हैं और एल्स इफ के बजाय आप इफ लिख देते हैं गलती से, तो आपका बिलीव वो वही कह रहा होता है कि दोनों में से कोई एक ब्लॉक चलेगा, लेकिन एक्चुअली दोनों ब्लॉक चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू थिंक दैट अ पाथ इज़ नॉट लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड, check again. Even if that is a very basic thing, check again. Maybe that path is executing. And obviously typo errors are random. It's likely to that the untested path will, अगर आप किसी पाथ को टेस्ट नहीं करते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से आपने अजम्पशन गलत कर ली या आपका बिलीफ गलत हो गया था, तो इन दैट केस टाइपो एरर्स जो हैं वो आपको उस पाथ के अंदर अगर एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। Now coming on to a measurement of the complexity of your graph. First of all, what is a graph? Graph के ऊपर हम बात करेंगे। इट्स वेरी गुड कि हम दो कोर्सेज को साथ लेकर चल रहे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो कि हाउ मच डू यू नो अबाउट ग्राफ्स। अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और पढ़ा रहा होता तो आई वुड हैव सेड कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा और मैं आपको डायरेक्ट एडवांस चीज़ों से स्टार्ट करवाता। बट as we haven't discussed graphs in a very deep way, हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, होप कि हम नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर लेंगे। दैट ग्राफ इज समथिंग जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ को कहा जाता है नोड या वर्टेक्स। एक ही चीज़ के नाम है ये दोनों, नोड कह लें या वर्टेक्स कह लें, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि ऐसा कह लेंगे स्टॉप पॉइंट है। और दूसरी चीज़ होती है ग्राफ में एज, ठीक है, या फिर उसको लिंक भी कह सकते हैं आप। और वो चीज़ होती है कि एक नोड से दूसरी नोड कनेक्टेड है या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो यू विल सी कि ये जो चीज़ है, मेरे अगर कर्सर को फॉलो करें, ये चीज़ एक नोड है, ये चीज़ एक नोड है, ये चीज़ भी एक नोड है, ये चीज़ भी एक नोड है। और जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर एजेस। ये एज है, ये पूरी एक एज है, ये एक और एज है, एक और एज हो गई, ये एक और एज है, ये एक और एज है, ठीक है। सो अभी वर्डिंग को छोड़ें, आगे क्या यूज़ हुआ है फ़िलहाल सिर्फ मुझे ये बताएं। इन चीज़ों को छोड़ें, ये जो गोल बॉक्स है ना, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद तो आप यहीं पर आएंगे, इसको छोड़ दें। ये जो मैंने चीज़ छुपाई है ना, आपने सिर्फ स्क्वायर बॉक्स से स्टार्ट करना है। बी अटेंटिव ऑन द स्लाइड। इस स्क्वायर बॉक्स से स्टार्ट करें और इस डायमंड पे बात ख़त्म करें, यानी कि इसके बाद वाली चीज़ों को भी इग्नोर कर दें। तो इस स्क्वायर बॉक्स से स्टार्ट करके इस डायमंड तक को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो टेल मी हाउ मैनी नोड्स आर देयर। कितनी नोड्स हैं भाई यहाँ पे? यस, एनीवन? इज एनीवन इन द क्लास और नॉट? How many nodes are there starting from this point to this point? How many nodes are there? अच्छा, not अच्छा, ठीक है, एक मिनट। इस पूरे ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई पाथ में एक ये है और इसके बाद सिर्फ आप यहाँ आ सकते हैं, दो हो गई। नो, पूरे ग्राफ में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसलिए कहा ताकि आप सिर्फ इनको काउंट ना करें, ये वाली चीज़ें जो है इनको काउंट ना करें। लेकिन चलें आप इनको भी काउंट कर लें। आप मुझे बताएं कि इस पूरे ग्राफ के अंदर कितनी नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इस पूरे ग्राफ के अंदर कितनी नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। बस आपने इनको काउंट नहीं करना है। ये जो सर्कल और सर्कल के साथ जो लाइन आ रही है ना, इनको काउंट ना करें बस। बाकी बताएं कि इस पूरे ग्राफ के अंदर कितनी नोड्स हैं। 4 नोड्स हैं। चले मैं गिनता हूँ आपके साथ। असल क्वेश्चन तो अभी आना है, आप लोग तो इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। चले मैं गिनता हूँ आपके सामने, देखें। एक जवाब शायद सही आया है अब्दुल रहीम तारिक का, बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। दिस इज नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इन दोनों को भी काउंट करते हैं तो 9 है। अब्दुल रहीम का जो जवाब आया, उन्होंने शायद 2 स्क्वायर सर्कल वाली को भी काउंट किया है, तो आप कहते हैं 9, बट नॉट, उन दोनों को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ दरमियान वाली को हम काउंट करेंगे। 1,
आपको भी पता होगा, आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे और आपको पता है कि फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग वन जो एक नोड होती है वो तो स्टार्ट लिखा हुआ होता है सिर्फ उसमें, वो आपके प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी ना कोई अफेक्ट कर रही होती है। हर प्रोग्राम में स्टार्ट तो होगा और हर प्रोग्राम एंड भी होगा, वो दोनों चीज़ें इग्नोर करें, उसके अलावा बताएं। सो अगेन आई एम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7. So the answer is there are 7 nodes in this graph. Now the big question is how many edges are there? And let me count, start में कर देता हूँ. This is the first edge, 1 2 3. I don't know how many edges there are. Tell me how many edges there are in this graph. अच्छा जी, हाँ बड़े विले जुले जवाब आ रहे हैं। 12 5 6. वाओ, दिस इज हाउ यू गाइस काउंट। काउंटिंग सिखाऊं? 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है, हाँ भाई यानी 1। सही जवाब नहीं आया अभी तक, सही जवाब नहीं आया अभी तक। एंड ओके, मुझे पता है सही जवाब क्यों नहीं आया है। आई एम जस्ट मैसिंग विद यू। आई नो कि मैंने अभी तक वो बात समझाई नहीं है, तो यू कैन बहुत ही आप ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होते हैं, तो आपको वो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। बट अगेन लेट्स काउंट द एजेस। फर्स्ट एज 1, ठीक है जी, ये पहली एज है। साथ साथ है ना, यस या नो में बता दें। अभी मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ, 1 के बाद तो 2 ही आएगा खैर, बट गौर करें ज़रा। 1 2 3 4 5। आप लोगों को जो गलती हुई है वो इस 5 के बाद हुई है, और आपने कहा है कि ये क्या है, ये सारा इलाका क्या कह रहा है। तो मैं बताता हूँ ये सारा इलाका क्या कह रहा है। 5 हो चुकी हैं, इसके बाद देखें। अच्छा, ये जो एज है ये एक्चुअली किससे कनेक्ट कर रही है इसको, ये इसको कनेक्ट कर रही है इससे कनेक्ट कर रही है। फ्लो चार्ट आपको पता है ना, हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है, हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है। एरो की डायरेक्शन देखें ना, यहाँ से एरो निकल रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, दैट्स इट। यहाँ से एरो का सोर्स है और एंड कहाँ हो रहा है। वैसे तो आप देखें तो ये यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन एरो ख़त्म थोड़ी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये यहाँ से कनेक्टेड है, विच मीन्स देयर इज़ एन एज फ्रॉम हेयर टू हेयर। और उसको आपने सिर्फ शो करने के लिए, थोड़ा सा फॉर्मुलेट करने के लिए आपने उसको थोड़ा सा घुमा कर लेकर आए कि भाई इन दोनों ने एंड यहीं पर होना है, लेकिन दोनों की एज अलग निकलेगी। यहाँ से एज एक अलग आएगी, यहाँ से एज एक अलग आएगी। इसको ऐसा कंसिडर करें कि यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया और एक एज यहाँ से यहाँ लगाई है और दूसरी एज यहाँ से यहाँ लगाई। 2 एजेस हो गई, 1 2, यानी 5 के बाद ये हो गई 6 और ये हो गई 7। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो ये भी यहाँ से यहाँ पर ही आ रही है, ये हो गई 8 और ये हो गई जी 9। ये जो सबसे बड़ी लूप एक जा रहा है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। There are 9 edges and how many nodes were there? How many nodes were there? There are 1 2 3 4 5 6 7. 7 edges, 7 nodes and 9 edges. The formula is in front of you. Tell me what the number would be. E minus n plus 2. Right, exactly. So now if you look at this formula, जिसका नाम अभी तक मैंने लिया नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं है। This is the formula कि edges minus node plus t. What is this representing? This is actually representing the complexity of your graph. How complex is your graph? How much intertwined each and every statement is in your graph, in your system. कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट्स पे। कंसिडर प्रोग्राम जो कि बिल्कुल वन बाय वन चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। देयर इज़ नो कंडीशन इन दैट, देयर इज़ नो लूप इन दैट, देयर इज़ नथिंग इन दैट, देयर आर जस्ट 4 स्टेटमेंट्स। सो one statement, then second statement, then third, then fourth. But a program like this, which has conditions, which has loops, in that there are some statements, there are often all the statements are dependent on some other statements.
कि भाई स्टेटमेंट ए तब चलेगी जब स्टेटमेंट बी की कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट सी जब तब चलेगी जब स्टेटमेंट बी भी ट्रू हो और स्टेटमेंट सी भी ट्रू हो और स्टेटमेंट डी फॉल्स हो, तब जाके ये चलेगी। तो ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है काफ़ी, आपको ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक चीज़ कब चलेगी और कब नहीं। दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर ग्राफ। तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो स्टेटमेंट्स होंगी आपके प्रोग्राम में, that's how complex your system is going to be, and there is a way to calculate the complexity, and the way to calculate the complexity, the measurement to calculate the complexity हम ये नहीं कहते कि भाई कितने किलो की complexity है, ठीक है, या कितने मीटर की complexity है, we call it cyclomatic complexity, and it does not have any what do you call it, unit, but it has a number, and the higher that number is, the more complex your graph is, या in another way, जितना ज़्यादा आपका ग्राफ कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज़ कंप्यूटेड विया दिस फार्मूला, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। लेट्स सपोज द ग्राफ इज नेम्ड जी, देन इट्स cyclomatic complexity will be represented by V of G. V of G, that the cyclomatic complexity of graph is E minus n plus 2, ठीक है, E minus n plus 2, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया और उसका जवाब आया 4, यानी कि 9 edges minus 7 nodes. 9 minus 7 is 2, 2 plus 2 is 4. So cyclomatic complexity in this particular graph is 4, which is not that high a number. It is a complex graph, yes, दो conditions हैं इसमें, but इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है। इसमें सिंपल डिसीशंस जो हैं वो दो हैं, सॉरी, इसमें सिंपल डिसीशंस जो आप ले रहे हैं वो 1, 2 और 3 ले रहे हैं। कितने सिंपल डिसीशंस हैं? 1, 2, 3, यानी कंडीशंस कितनी है? सिंपल डिसीशंस कितने हैं? 3। 3 + 1 आप कर लें, 4 ही आएगा। या इनक्लोज्ड एरियाज़ को देख लें और उसमें +1 कर लें। इनक्लोज्ड एरियाज़ कितने हैं? दिस इज़ 1 इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया यानी कि जिसको आप कह लें कि ये एक अलग पार्ट है आपके उसका सिस्टम ग्राफ का, तो ये एक अलग पार्ट है आपके ग्राफ का 1, ये पूरा एक अलग पार्ट है आपके ग्राफ का 2, और ये पूरा एक अलग पार्ट है आपके ग्राफ का 3, ठीक है। इसमें 3 + 1 करें तो तब भी 4 आएगा। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आप या तो इस तरह निकाल लें, E - n + 2, या फिर आप कंडीशंस चेक करें, सिंपल कंडीशंस को चेक करके 1, 2, 3 कंडीशन से 3 + 1 कर लें, वो भी वही जवाब आएगा। या फिर आप नंबर ऑफ इनक्लोज्ड एरियाज देख लें, वही जवाब आएगा। और आप ये देखेंगे कि इन सब में तकरीबन आप एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सिंपल डिसीशंस आप चेक कर रहे हैं तो 1, 2, 3 कंडीशंस हैं, और जब नंबर ऑफ इनक्लोज्ड एरियाज आप चेक करते हैं तब भी आप यही चेक कर रहे हैं कि कंडीशंस कितनी है। दिस इज़ 1 इनक्लोज्ड एरिया। वाई इज़ दिस 1 इनक्लोज्ड एरिया? बिकॉज इट हैज़ 1 कंडीशन। वाई इज़ दिस अनदर इनक्लोज्ड एरिया? बिकॉज इट हैज़ 1 कंडीशन। एंड वाई इज़ दिस अनदर इनक्लोज्ड एरिया? बिकॉज इट हैज़ 1 कंडीशन। सो जितने ज़्यादा डिसीशंस होंगे एग्जैक्टली उतने ही इनक्लोज्ड एरियाज भी होंगे आपके पास। तो आप अगर चाहें तो आप उनको +1 करके निकाल लें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, या द ईजियर वे इज़ टू जस्ट E - n + 2, आप ईजियर वे है, आप इसको यूज़ करें और उसको जो है यूज़ करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पाथ, आपका सिस्टम जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा जो है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, और जितनी ज़्यादा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी टेस्टिंग उतनी ही मुश्किल होगी। इसी वजह से हमने कहा था कि आपका प्रोग्राम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए। आपके प्रोग्राम का आर्किटेक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि टेस्टिंग के अंदर आपको 10⁻14 जो है वो पाथ्स ना मिल रहे हों, इतने ज़्यादा पाथ्स आपको ना मिल रहे हों कि आपको सेलेक्ट करने में भी आपको 2 घंटे लगें। एग्जॉस्टिव तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो लुक एट दिस। अच्छा, इस बात को समझें, एक इसको ज़रा एक अलग एंगल से भी देखें। जब मैथमेटिक्स आ जाती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम खुद अख़ज़ करना चाहें तो करें, वरना वो खुद आपको बता नहीं रही होती। जैसे कि मेरा आपसे सवाल है, अगर एक ग्राफ है जिसके अंदर एजेस बहुत ज़्यादा हैं तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा ही आएगी, येस या नो? आई एम
सेइंग समथिंग, मैंने एक जुमला कहा है, आप यस या नो में जवाब दें कि मेरी बात सही है या नहीं। अगर एक ग्राफ के अंदर एजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा आएगी, यस या नो? ओके, राइट। सो यू आर सेइंग कि जितनी ज़्यादा एजेस होंगी उतना ही ज़्यादा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, बट इफ़ यू लुक क्लोजली दैट इज़ नॉट द केस कि जितनी ज़्यादा एजेस होंगी उतनी ज़्यादा ही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेट सपोज एजेस हैं 1000, नोड्स भी हैं 1000, 1000 नोड्स 1000 एजेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका प्रोग्राम। 1000 नोड 1000 एजेस, बताएं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी? बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बताया मैंने आपको, 1000 नोड 1000 एजेस, व्हाट वुड बी द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? 9 या 7 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1000 नोड्स 1000 एजेस। कैलकुलेट द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेल मी व्हाट द नंबर इज। ओके, राइट। मुजम्मिल, व्हाई आर यू नॉट श्योर? रिजवान वसीर कह रहे हैं 1000 साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। फार्मूला आपके सामने है, ई माइनस एन प्लस 2, 1000 ई 1000 एन प्लस 2, ई और एन कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आता है 2। इन अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ, कॉम्प्लेक्स इन कोटेशंस, ठीक है, आप मेरे एयर कोट्स नहीं देख पा रहे हैं बट ओके, इन अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ, so called complex graph, if there are 1000 edges and 1000 nodes, the complexity is coming just 2, very less than the complexity of this graph that is being shown to you on screen, just 2. why? because जो चीज़ अभी आपने सीखी कही थी या सोची अभी आपने थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि जितनी ज़्यादा एजेस होंगी उतना ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा, then the answer to that description is no. जितनी ज़्यादा एजेस होंगी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एजेस की बेस पे आप नहीं बता सकते कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसी तरह नोड्स की बेस पे भी आप नहीं बता सकते कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। द डिफाइनिंग फैक्टर इज नॉट द एजेस, नॉट द नोड्स, बट द डिफरेंस बिटवीन एजेस एंड नोड्स। द डिफाइनिंग फैक्टर इज नॉट कि एजेस ज़्यादा हैं तो आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा आएगी, नोड्स ज़्यादा हैं तो नहीं। दिस इज द डिफाइनिंग फैक्टर, difference between edges and nodes. If there are so many edges, so many connections between only say 5 of nodes, that is a complex graph. If there are 100 edges between say 7 nodes, that is a complex graph, because 100 minus 7, 93 plus 2 is 95. 95 is the cyclomatic complexity. समझ में आ रही है बात? आप फॉलो कर रहे हैं आप उस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? द डिफाइनिंग फैक्टर इज नॉट कि एजेस ज़्यादा हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ग्राफ, नोड ज़्यादा हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं, डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर 1000 नोड्स हैं और 1000 ही एजेस हैं, आपने देखा कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 2 आ गई, बहुत कम, यानी कि दैट ग्राफ इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। द कॉम्प्लेक्स ग्राफ वुड हैव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एजेस एंड नोड्स, दोनों का फर्क ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विथ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ग्राफ, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू टैटर्स व्हेन यू ट्राई टू टेस्ट दैट ग्राफ। उसको टेस्ट करना एक बहुत बड़ा अचंभे की बात है। एक ऐसे ग्राफ को टेस्ट करना इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है जिसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से 2 है या 3 है या 5 है या 7 है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, और वो सवाल ये है कि लेट सपोज एजेस ज़्यादा हैं, और सॉरी एजेस कम हैं और नोड्स ज़्यादा हैं, एजेस कम है और नोड्स ज़्यादा हैं, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको क्या समझ में आता है? फिर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, या कोई कुछ आप फार्मूला बता सकते हैं इसका कि वो हमेशा 0 होगी लेट सपोज, या हमेशा 1 होगी, या कभी भी 100 नहीं हो सकती? कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं। सवाल मेरा ये है कि अगर नोड्स ज़्यादा हैं, एजेस कम है, फॉर एग्जांपल नोड्स हैं 10 और एजेस हैं सिर्फ 2,
तो इस बात को ज़रा कंप्लीट करें आपके जहन में, इसके बाद और क्या बात आती है अगर नोड्स ज़्यादा हैं और एजेस कम है। मुजम्मिल कह रहे हैं कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। खैर कभी भी पॉजिटिव की बात तो नहीं है, एक आधा केस हो सकता है जिसमें पॉजिटिव हो, बट ज़्यादातर नेगेटिव आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि डिफरेंस से नोड्स आपके पास 10 हैं और एजेस सिर्फ 2 हैं, तो आपका जवाब आ रहा होगा -5। ठीक है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक केस में बता देता हूँ उसमें पॉजिटिव होती है, और वो ये है कि अगर आपकी नोड्स हैं 1 और एजेस हैं सॉरी नोड्स हैं 2 और एजेस है 1, तो 1 - 2 इज़ -1, -1 + 2 इज़ 1, पॉजिटिव जवाब आ रहा है। बट दैट इज़ ओनली वन केस, एक या दो केसेज हैं इसमें ऐसा होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर आप नोड्स ज़्यादा कर लेते हैं और एजेस आपकी बहुत कम है, तो फिर आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन 0 आ रही होगी, यानी कि आपका ग्राफ बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता फिर, क्योंकि आपके सामने सिर्फ नोड्स हैं, आपको पाथ सिर्फ बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम पाथ मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसी फॉर्मूले से, इसी मेजरमेंट से हमें समझ में आती हैं कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ and what challenges we might face if we go into testing a graph with a cyclomatic complexity of say more than 10 or more than 15। अच्छा, अब इस ग्राफ को ज़रा देखें, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है, ओके इट्स नॉट दैट ग्राफ, ठीक है, ये वो ग्राफ नहीं है, इट इज़ अ हिस्टोग्राम also known as a graph, type of a graph. So for example, this is the line showing that your modules are getting higher. ठीक है, the higher your system is, the more modules it have. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर थोड़े कम मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर थोड़े कम मॉड्यूल्स हैं, इस ग्राफ के अंदर थोड़े कम मॉड्यूल्स हैं, और ये हर ग्राफ की बात कर रहे हैं, हर एक अलग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर मॉड्यूल सिर्फ इतने हैं, से ये 2 है, एक ग्राफ इसके अंदर मॉड्यूल इतने हैं, से ये 8 है, 8 मॉड्यूल्स हैं। एक ग्राफ ऐसा है इसके अंदर, जिसके अंदर एक सिस्टम ऐसा है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसके अंदर इतने मॉड्यूल्स हैं, से ये 100 है। ठीक है, और ये जो लाइन चल रही है, ये लाइन आपको साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बता रही है कि भाई इस सिस्टम की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी और भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक करता हूँ, ये जो फर्स्ट शेडेड आपको नज़र आ रही है ना बार, इसके अंदर मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं और इसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर मॉड्यूल ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं। ये वही बात हो गई कि नोड्स ज़्यादा हैं, कंपोनेंट ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपस में इतने ज़्यादा इंटरट्वाइंड नहीं है, एजेस कम है। ठीक है, नोड्स से कम नहीं, लेकिन डिफरेंस कम है। तो जब डिफरेंस कम है, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जब कम है, आप आगे जाते अगर यही बार, इतनी लंबी बार इसके बाद होती तो फिर उसका बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। लेकिन एक ऐसी बार जिसमें साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मॉड्यूल्स बेशक कम हो, एरर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ये बात है यहाँ पे समझने वाली। आपके मॉड्यूल्स बेशक कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, कंपोनेंट्स बेशक आपने बहुत ज़्यादा बना दिए अपने सिस्टम के, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी अगर आपकी कम आ रही है तो उसके अंदर एरर कम ही होंगे, कम प्रोबेबिलिटी है एरर्स की। लेकिन अगर साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, चाहे मॉड्यूल आपके बहुत कम हो, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रही है तो फिर एरर की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। मॉड्यूल का बढ़ जाना इस बात की गवाही नहीं है कि मॉड्यूल बढ़ेगा, मॉड्यूल की तादाद बढ़ेगी तो आपके एरर की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है, नहीं। एरर की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब आपके ग्राफ की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू हो जाए। मॉड्यूल्स बेशक, अब जैसे इसको देखें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो है वो एरर्स मिले इसके अंदर, जबकि इसमें मॉड्यूल तो शायद 2 ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें वी ऑफ जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आके आ रहा है ये वी ऑफ जी पे, यहाँ पर नहीं है। इसके अंदर तो बिल्कुल चांसेस नहीं है एरर के, क्योंकि इसके अव्वल तो मॉड्यूल्स भी कम है, लेकिन वी आर नॉट सेइंग कि मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, वी आर सेइंग कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन सो इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है, बट इसकी बहुत ज़्यादा है। दीज काइंड ऑफ मॉड्यूल्स आर मोर एरर प्रोन, इनके अंदर ज़्यादा एरर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है।
ठीक है। बेसिस पाथ टेस्टिंग के ऊपर हम आते हैं। अब पाथ टेस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट पाथ और डिपेंडेंट पाथ्स। इंडिपेंडेंट पाथ्स ऐसे पाथ होते हैं जिसके अंदर स्टेट डिसीशंस कम से कम हो, यानी कोई स्टेटमेंट दूसरी पे डिपेंडेंट इतनी ज़्यादा ना हो। और डिपेंडेंट पाथ्स वो होते हैं जिनके ऊपर स्टेटमेंट्स ऑफ डिसीशंस हम काउंट करें और ये देखें कि कोई एक स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्पेसिफिक एग्जांपल। ये जो आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसी को देखता हूँ और आई से कि इसकी v ऑफ g 4 है, ठीक है, बेशक आप काउंट कर लें, वही ग्राफ है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो पिछली स्लाइड में, उससे पिछली में सॉरी। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल चुके हैं, 4 है, क्योंकि इसके अंदर 3 इनक्लोज्ड एरियाज़ हैं या फिर 3 डिसीशंस हैं या फिर नो नोड्स और नो एजेस और 7 नोड्स हैं, व्हाटएवर। इसमें 4 पाथ जो हैं हम देख रहे हैं। पाथ 1 क्या कह रहा है? पाथ 1 ये कह रहा है कि आप 1 के बाद आते हैं 2 पे, 2 के बाद आते हैं 3 पे। अब नंबरिंग हो चुकी है तो आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा। 2 के बाद आते हैं 3 पे, 3 के बाद आते हैं 6 पे, 6 के बाद आते हैं 7 पे, और 7 के बाद चले जाते हैं हम दोबारा 8 पे। 8 कहाँ पर है? अच्छा सही है, ठीक है, लूप में नहीं गया, वो नीचे आ गया 8 पे। यानी कि इसने कहीं पर भी लूप को जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 6 पे, और 6 के बाद 7 पे, 7 के बाद 8 पे। यानी कि ये पाथ इसने लिया है। अब मैं अगर आपको कर्सर से शो करवाना चाहूँ, 1 2 3 6 7 और 8, पाथ खत्म। एक और पाथ हम देखते हैं तो वो है 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला है 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8, और उसके बाद है 1 2 4 7 2 4 एंड देन 7 8, 1 2 4 7 2 4, 1 2 4 7 2 4 देन 7 एंड देन 8। ये जो आखिरी आपको पाथ नजर आ रहा है ना, दिस इज अ पाथ ऑफ लूप। पाथ 4 जो आपको नजर आ रहा है, इससे पहले किसी भी पाथ में लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 5 7 8, 1 2 4 7 8, 1 2 4 7। अब 7 के बाद 8 पर नहीं जा रहे हैं, हम 2 पर जा रहे हैं। और जब आप 2 पर आएंगे तो यू विल सी कि आप या तो पाथ 1 के ऊपर आ सकते हैं, या पाथ 2 के ऊपर आ सकते हैं, या पाथ 3 के ऊपर आ सकते हैं, या अगेन पाथ 2 को रिपीट कर सकते हैं, पाथ 4 को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये 4 पाथ हमारे पास आ गए। 3 पाथ ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, यानी कि लूप नहीं चल रहा उनके ऊपर, एक एक कंडीशन के ऊपर आप चल रहे हैं। पाथ 4 ऐसा है जो कि डिपेंडेंट है इस कंडीशन के ऊपर और आपकी होल वर्किंग के ऊपर। पाथ 4 कैन बी ए यूनियन ऑफ पाथ 1 एंड पाथ 2। कि भाई आप पाथ 1 से आए और 7 के बाद 8 पर जाने से पहले, यहाँ पर 7 के बाद 8 पे जाने से पहले आप 2 पर चले गए और फिर आपने पाथ 2 स्टार्ट कर दिया, और फिर आप 7 के बाद दोबारा 2 पर चले गए और आपने पाथ 3 स्टार्ट कर दिया, और फिर आप दोबारा ऊपर आ गए और आपने पाथ 1 स्टार्ट कर दिया। बट वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन रिडंडेंसी, वी आर डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी पाथ्स कैन वी चेक। सो अब जो है वो हम इसकी बेसिस की पाथ टेस्टिंग की थोड़ी सी लॉजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यू डोंट नीड अ फ्लो चार्ट, बट द पिक्चर विल हेल्प व्हेन यू ट्रेस प्रोग्राम पाथ्स। You would not need a flowchart when testing the system for complexity. आपको ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सिस्टम क्या कर रहा है एक्चुअली, कि वो ए बी को प्लस कर रहा है या बी और सी को प्लस कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ पाथ को टेस्ट कर रहे हैं कि पाथ सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। तो जब आप पाथ को टेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड बेसिस पाथ टेस्टिंग। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये वर्ड मैं आपको बताना भूल गया जब हमने इसको स्टार्ट किया, बेसिस पाथ की जो बात कर रहे हैं हम। So we are trying to test path. We are not interested in what that path is specifically doing. For example, यहाँ पर वो चेक कर रहा होगा a is less than 0. So we are not interested कि a less than 0 है या नहीं है. We are just saying कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, फॉल्स होती है तो क्या होगा, that's it. ट्रू होगी है तो कोई स्टेटमेंट रन हो रही है, या फॉल्स होने पर कोई कंडीशन रन हो रही है। वी आर जस्ट सीइंग स्टेटमेंट एंड कंडीशन। हम सिर्फ स्टेटमेंट और कंडीशन की फॉर्म में देख रहे हैं अपने ग्राफ को। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एक्चुअली अंदर काम क्या हो रहा है।
हो सकता है यहाँ पर काम कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो कि भाई सिग्मा लगा हुआ है और आप समेशन के फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, व्हाटएवर, नॉट इंटरेस्टेड. It is just a statement, it is not a decision, that's all I want to know. It is not a condition, it is just a statement. So this is how we are going to test paths. So basis path testing notes is saying that you don't need a flow chart. आपको flow chart पूरा नहीं चाहिए कि क्या क्या काम हो रहा है, but you just need the unlabeled picture that will help you trace program paths. आपको सिर्फ unlabeled picture चाहिए, आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है इसके अंदर. You just need this picture, या इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 कर लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं. हमने सिर्फ प्रोग्राम पाथ को फॉलो करना है इसके अंदर. काउंट ईच सिंपल लॉजिकल टेस्ट. कंपाउंड टेस्ट काउंट एज 2 और मोर. लॉजिकल टेस्ट 1 काउंट करें उसको, और जितने कंपाउंड टेस्ट हैं उनको 2 काउंट करें. जैसे कि यहाँ पर ये एक लॉजिकल टेस्ट है, इसको काउंट करें 1, लेकिन इसको काउंट करें 2. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना एक अलग लॉजिकल टेस्ट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड कर रहा है इसके रिजल्ट के ऊपर. तो ऐसे कह लें कि जितने ज़्यादा नेस्टेड लूप्स होंगे आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी. अगर आपके एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और उसके अंदर तीसरा लूप है, या सॉरी लूप के वर्ड मैंने गलत यूज़ कर लिया, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक हो रही है और उसके अंदर तीसरी कंडीशन चेक हो रही है, देन यू विल से 3. जितनी ज़्यादा मोर होंगी उतने ज़्यादा नंबर्स आप काउंट करना शुरू कर देंगे. बेसिस पाथ टेस्टिंग शुड बी अप्लाइड टू क्रिटिकल मॉड्यूल्स. ऐसे पे हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं. बेसिस पाथ टेस्टिंग हर एक के लिए लाजमी नहीं होती, उनके लिए लाजमी होती है जिनकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, जो कि आपको कह रहे हो कि हमारे पास एरर्स ज़्यादा हैं, जो कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हो आपकी क्रिटिकल हो, यानी कि आपको लगता हो कि इसमें एरर्स ज़्यादा हैं. सो लेट्स ट्राई टू डिराइव सम ऑफ द टेस्ट केसेस. if you try to summarize it, using the design or code as a foundation, draw a corresponding flow graph. अपना डिज़ाइन देखें, कोड को देखें और एक फ्लो चार्ट बनाएं. ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो ग्राफ बना दें. चार्ट पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ बना दें, यानी कि सिर्फ इमेज बना दें, अंदर लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको. डिटरमाइन द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिजल्टेंट फ्लो ग्राफ. जो आपका फ्लो ग्राफ आया उसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी निकालें. डिटरमाइन अ बेसिस सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ. जिस तरह से भी मैंने पाथ 1 2 और 3 निकाले, क्योंकि वो तीनों जो थे वो इंडिपेंडेंट थे. प्रिपेयर टेस्ट केसेस दैट विल फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन द बेसिस सेट. अब टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो तमाम पाथ टेस्ट हो जाए, कोई एक पाथ भी ऐसा हो जो कि ना रहे, ऐसा ना हो जो कि रह जाए. दिस इज़ हाउ यू विल ड्राइव अ टेस्ट केस. अच्छा, इसके अंदर अब आप टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं. या तो आप सिंपल लूप होगा कोई, उसको टेस्ट कर रहे होंगे. अब ये ऐसी चीज़ें जो कि आपको ऑलरेडी पता है. सिंपल लूप भी हो सकता है आपकी ग्राफ के अंदर जिसको आप टेस्ट कर रहे होंगे. इसको कहा जाता है लूप टेस्टिंग. ये तमाम लूप्स हैं. पाथ को भी आप टेस्ट कर रहे हैं, बट पाथ टेस्टिंग की एक एग्जांपल, एक टाइप है लूप टेस्टिंग. सिर्फ आप पाथ जब टेस्ट कर रहे होंगे उसमें लूप भी टेस्ट कर रहे होंगे ऑब्वियसली. तो दिस इज़ अ सिंपल लूप. दिस इज़ अ नेस्टेड लूप, कि भाई ये लूप चलता रहेगा, जब ये फॉल्स होगा तो फिर आप इसकी आइटरेशन पर आएंगे. नेस्टेड लूप भी आपको पता है क्या होता है. कंकैटिनेटेड लूप्स का मतलब ये है कि दो ऐसे लूप्स या दो से ज़्यादा ऐसे लूप्स जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक के बाद दूसरा आ रहा है. नेस्टेड की तरह नहीं है कि एक के अंदर दूसरा है, बल्कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, कि भाई ये लूप खत्म होगा उसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा. और अनस्ट्रक्चर्ड लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि नेस्टेड भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कंकैटिनेटेड भी हों. अब जैसे आप यहाँ देखें तो ये कंकैटिनेटेड है, ये लूप खत्म होगा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये लूप खत्म होगा, इसके बाद दूसरा लूप शुरू हो जाएगा ये वाला. लेकिन ये जब लूप चल रहा है तो ये लूप अब इस लूप को भी जो है वो क्या कहते हैं ड्राइव कर रहा है साथ साथ. दीज आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स. इन सब के पाथ भी हमें टेस्ट करने पड़ेंगे. अब इसी की एग्जांपल ले लें. देखें यहाँ पर 4 नोड्स हैं. ठीक है, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7. 7 माइनस 4 इज़ 3, 3 प्लस 2 इज़ 5. साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी 5 है इसकी. इसमें देखें तो इसमें भी 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5. एक नोड बड़ी है सिर्फ, लेकिन एजेस देखें ज़्यादा बढ़ गई हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 माइनस 5 इज़ 6 प्लस 2 इज़ 9. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें बहुत ज़्यादा आ रही, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एजेस एंड नोड्स इज़ वेरी हाई. सो सिंपल लूप्स को हम जब टेस्ट कर रहे होंगे, सो स्किप द लूप इंटायरली. सिंपल कंडीशन, सिंपल लूप को जब हम चेक कर रहे होंगे, ओनली 1 पास थ्रू द लूप, 2 पासेस थ्रू द लूप, m पासेस थ्रू लूप,
m जब तक n से छोटा है तब तक वो m पास कर रहा होगा लूप से, यानी कि जब तक आपकी कंडीशन चल रही है आप तब तक उसको चलाते रहेंगे। n-1, n+1 और इस तरह से आप तमाम चीज़ों को चेक करते रहेंगे जब तक आप m तक नहीं पहुंच जाते। वेयर n इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउएबल पासेस का मतलब ये है कि भाई एक दफ़ा ट्रू हो रही है स्टेटमेंट, तो ट्रू होकर दोबारा लूप पर आप जा रहे हैं। तो अलाउएबल पास का मतलब ये है कि आप इस एज पर आ रहे हैं कि भाई पास कर रहा है वो उसको, ठीक है लूप दोबारा चलाओ तो अलाउ करता जा रहा है। डिसअलाउ वो तब करेगा जब आप m तक पहुंच जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक पहुंच जाएंगे। आप स्टार्ट करेंगे n-1 से, फिर n पे आएंगे, फिर n+1 अप टू चलते रहेंगे m तक। ये तो आपका सिंपल लूप हो गया। लेकिन अगर आप नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो इट इज़ अ लिटिल मोर कन्फ्यूजिंग एंड यू स्टार्ट एट द इनर मोस्ट लूप। आप सबसे पहले इनर मोस्ट लूप को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आउटर लूप की एक आइट्रेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन आप उसको तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि आप स्टार्ट ना लें इनर मोस्ट लूप की एक आइट्रेशन को। सो सेट ऑल आउटर लूप्स टू देयर मिनिमम आइट्रेशन। 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 पर ही रहेंगी। टेस्ट द मिनिमम +1, टिपिकल, मैक्सिमम -1 एंड मैक्सिमम फॉर द इनर मोस्ट लूप। अब मिनिमम जो अंदर वाली चीज़, अंदर वाला लूप है वो पूरा चलेगा उसी तरह जिस तरह आपने अभी कहा कि सिंपल लूप चलता है, ये वाला सिंपल लूप n-1 n+1, यही काम यहाँ पर हो रहा है। n-1 n+1 अंदर वाले लूप को पूरा चलाएं, फिर मूव आउट वन लूप एंड सेट इट अप एज स्टेप 2, होल्डिंग ऑल अदर लूप्स एट टिपिकल वैल्यूज, कंटिन्यू द स्टेप अंटिल द आउटर मोस्ट लूप हैज़ बीन टेस्टेड। ठीक है, ये वही बात है जो कि आपको ऑलरेडी पता है नेस्टेड लूप में क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हैं, बाहर वाले लूप की वैल्यू सबसे मिनिमम रखते हैं और अंदर वाले लूप को पहले सारा खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाहर वाले लूप पर आते हैं और उसकी सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम यही काम कंकैटिनेटेड पर करते हैं तो कंकैटिनेटेड के ऊपर वाला लूप अलग चलता है और नीचे वाला लूप अलग चलता है। इफ द लूप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर देन ट्रीट ईच एज अ सिंपल लूप, एल्स ट्रीट एज नेस्टेड लूप्स। बड़ी अच्छी जो है वो यहाँ पर बात की गई है। एक जुमला जो कहा गया है वो ये कि अगर आपको लगता है कि दोनों लूप्स इंडिपेंडेंट हैं, यानी नेस्टेड नहीं है ना, एक के अंदर दूसरा नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप अलग अलग सिंपल लूप्स ट्रीट कर रहे हैं, सिंपल लूप नंबर 1, सिंपल लूप नंबर 2। लेकिन अगर वो इनसाइड वन अनदर हैं तो फिर उसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विद नेस्टेड लूप्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अगर हम देखें तो लाइक आई सेड कि आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, इवेंट दे रहे हैं, इनपुट आउटपुट आपको नज़र आ रही है, बॉक्स में क्या हो रहा है आपको वो अंदाज़ा नहीं है। दैट इज़ योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो इसमें हम चेक क्या क्या करते हैं, हाउ इज़ फंक्शनल वैलिडिटी टेस्टेड। फंक्शनल वैलिडिटी को हम कैसे चेक करें, अगर बॉक्स बंद है तो मैं कैसे चेक करूं कि अंदर जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हाउ इज सिस्टम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस टेस्टेड। व्हाट क्लासेस ऑफ इनपुट मेक गुड टेस्ट केसेस। इज द सिस्टम पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सर्टेन इनपुट वैल्यूज। हो सकता है ये हो कि आपके फंक्शन सही से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ इनपुट पे सही आउटपुट ना दे रहा हो, तो वो कुछ इनपुट्स को आप कैसे डिसाइड करेंगे अगर आप ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं तो। हाउ आर द बाउंड्रीज ऑफ अ डाटा क्लास आइसोलेटेड। डाटा क्लास की बाउंड्रीज किस तरह से आइसोलेट हैं, एक डाटा दूसरे फंक्शन पे सही तरह से रीड हो रहा है या नहीं, हाउ वुड यू नो। व्हाट डाटा रेट्स एंड डाटा वॉल्यूम कैन द सिस्टम टॉलरेट। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डाटा सही है सिस्टम के लिए, कौन सा गलत है, इफ़ यू कांट सी इट। व्हाट इफेक्ट विल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ डाटा हैव ऑन सिस्टम ऑपरेशन। आई डोंट नो what effect will that have on the system, because I don't know how the system is working from the inside. I am only seeing the requirements, the input and the output. ठीक है, सो आज हम बात यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाली चीज़ें हमने थोड़ा सा जो है वो उनकी डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम देखेंगे। सो बिकॉज वी स्टिल हैव वी ओनली हैव 2 वीक्स लेफ्ट, 25 से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं टेंटेटिवली, हमारे पास 2 वीक्स हैं। नेक्स्ट वीक में आपका एक मेकअप क्विज़ भी होगा। मेकअप क्विज़ यानी कि वो क्विज़ जो कि हमने कहा था कि एक ज़्यादा ले लेंगे ताकि जिसका क्विज़ कोई रह गया है तो वो भी उसको अटैम्प्ट कर ले। वो क्विज़ हम नेक्स्ट वीक में लेंगे या फिर उससे नेक्स्ट वीक में, ऑब्वियसली उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि उसके बाद फाइनल एग्जाम्स हैं। सो आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट वीक में हम वो क्विज़ ले लें। अब वो हम इसी चैप्टर में से लेंगे, ये चैप्टर या इससे पिछला चैप्टर अगर हमने कोई देखा था तो, यानी लास्ट 2 लेक्चर्स को आप बस देख लें। आई थिंक लास्ट जो लेक्चर था वो इम्प्लीमेंटेशन वाला था और उसके अंदर तो क्विज़ हो चुका था। लास्ट क्विज़ हमारा जो है वो उसी चैप्टर के ऊपर हुआ था। सो स्टिल गिव इट अ रीड एज वेल, और इस लेक्चर को भी ज़रा देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रा और अनाउंस कर दूँगा कि और आपने क्या क्या देखना है। When I give you 10-15 minutes to prepare for the quiz. So that's about it. Discrete की जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर भी क्विज़ मुतवक्के है नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी। So
तीन क्विजेज हम काउंट करेंगे, 4 क्विजेज हमारे हो जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो हम 3 क्विजेज उनमें से काउंट करेंगे. तो ईच क्विज विल बी मार्क्ड एज 10 पॉइंट्स, so you will have 30 points on your board. Out of 30, let's see how much you can. So अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मेरे पास काइंडली भेज दें ASAP. And that's it from today's class. Thank you very much.